नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या बातें की थी, आपके जहन में है ना, यह याद है? हमने समकालीन विश्व में सुरक्षा के मसले पर बात की थी। इस अध्याय के संबंध में कुछ बातें की थी, जहां हमने सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, हमारे लिए मूल्य क्या है, केंद्रीय मूल्य क्या है, और इन सुरक्षा अवधारणाओं को किस तरह मानव के लिए इस अवधारणा को लागू करने के लिए कोशिश की गई है, और इसी अवधारणा को वैश्विक स्तर पर हम किस तरह से देखते हैं, जिसमें हमने सुरक्षा कैसे की जाए इस पर बातचीत की। हमने सुरक्षा के प्रबंधन की बातचीत की, और अब हम सुरक्षा के नए जो आयाम हैं, सुरक्षा के नए आयामों की बात करेंगे। सुरक्षा के नए आयामों में हम देखेंगे कि किन किन अन्य चीज़ों से हमारे विश्व को खतरा है। तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे गरीबी को। गरीबी जो है वह किसी भी देश में पाई जाती है, उसके मानक अलग हो सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि आखिर अगर हमारे देश में गरीबी है तो हम किसे गरीब मानते हैं। क्या जो अनपढ़ है उसे गरीब मानते हैं, या जिसके पास रोज़गार नहीं है उसे गरीब मानते हैं, या जिसके पास बिल्कुल ही जो कहते हैं संसाधन विहीन लोग हैं उन्हें गरीब मानते हैं। तो एक पैमाना बनाया जाता है, पैमाना यानी कि उसे नापने के लिए कि हम किसे गरीब माने, यह एक पैमाना बनाया जाता है जिस आधार पर हम देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति की जो जीवन जीने की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके लिए कम से कम कितने संसाधन, कितने धन, कितनी सहूलियतों की ज़रूरत है, जिससे कि उसे गरीबी की एक रेखा है उससे ऊपर या नीचे रखा जाए। तो अभी कहा जाता है कि एक कैलोरी की मात्रा, यानी कि हम जो खाते हैं पूरे दिन में जितना भोजन हमें चाहिए, उस कैलोरी को मापा गया है, और उसी कैलोरी की मात्रा से अगर कोई व्यक्ति उतनी कैलोरी दिन भर में नहीं प्राप्त कर पाता, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक मानते हैं उसे, तो और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। तो एक दिन में जो कैलोरी हमें चाहिए, अगर हम उतनी कैलोरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसे गरीब माना जाता है। आमदनी के आधार पर अभी जो विश्व में बातें चल रही है, और हमारे भारत में भी अपना पैमाना है, वैश्विक पैमाना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास $2 प्रतिदिन की आय नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब है। तो यह वैश्विक पैमाना है, और हमारे भारत में कैलोरी को गरीबी का आधार बनाया गया है। तो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हर जगह गरीब यानी कि निर्धन लोग पाए जाते हैं। वो पैमाने अलग हो जाते हैं। मैं समझती हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हो सकता है कि जो एक छोटे से देश रवांडा हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, सोमालिया में जो गरीबी का पैमाना हो वह भारत के गरीबी का पैमाना नहीं है, और जो भारत का पैमाना हो वह किसी विकसित देश के गरीबी का पैमाना ना हो। जो देश छोटे हैं और बेहद विकसित हैं उनके यहाँ मानव विकास सूचकांक को देखा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स को देखा जाता है, यानी कि खुशी के पैमाने को देखता है। और अगर वहाँ लोग उदास पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोग अवसाद में पाए जाते हैं, तो वो मानते हैं कि हमारे देश में गरीब लोग हैं। तो इस तरह अलग अलग देशों के पैमाने गरीबी के लिए हैं। फिलहाल वैश्विक पैमाना जो है वह प्रतिदिन $2 की आय होनी उसे आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। तो विकसित देश, जो देश अल्प विकसित हैं या विकासशील अवस्था में हैं, उनके लिए सहयोग करते हैं, उन्हें संसाधन देते हैं, उन्हें कम कीमत पर निर्यात करते हैं खाद्य संसाधनों का, यानी कि जो खाने के योग्य चीज़ें हैं, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है,
बच्चों, आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, सुना है ना? 9वीं कक्षा में हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। हरित क्रांति क्या था ये जानते हैं ना? क्या था हरित क्रांति? हम अपने देश में इतने खाद्यान्न उत्पन्न कर लेंगे कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे ज़्यादा हुआ था? गेहूँ और मक्का पर। हमने इतना गेहूँ उपजाया कि आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम विदेशों में भी अब इसे भेज पा रहे हैं। और हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी, तो हमारे देश में दूसरे देश से गेहूँ आता था और उस गेहूँ की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही खराब थी, यानी कि खाने के योग्य नहीं थी। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक एस.एस. स्वामीनाथन थे, उन्होंने जिद ठान ली कि हम अपने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना कर रहेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। यही हरित क्रांति कही जाती है। तो गरीबी की वजह से हमें ऐसे खाद्य संसाधन प्राप्त हुए जो खाने योग्य नहीं थे। तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए अभिशाप के रूप में है। दूसरी जो समस्या है वह आतंकवाद को हम रख सकते हैं, या मानव अधिकार को हम पहले रखते हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को रखते हैं। तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का मसला भी वही है, यह भी गरीबी से जुड़ा हुआ है। जहाँ गरीबी होगी वहाँ स्वास्थ्य का स्तर कुपोषित होगा, स्वास्थ्य का स्तर बहुत उन्नत नहीं होगा। ऐसे में जिस देश में ये स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ होता है, उन्हें उचित पोषण और इलाज की ज़रूरत होती है, उचित दवाइयों की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति वो अपने स्तर पर नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है, जो सहयोग विश्व अपनी ओर से, विश्व के देश जो इस स्थिति में हैं कि उनकी सहायता कर सकें, उन्हें प्रदान करते हैं। तो यह भी गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है। और फिर है शिक्षा का मसला। अभी अभी हमने बात की थी कि गरीब किसे कहा जाए। तो एक अनपढ़ जो सही लिख पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता उन चीज़ों को, वह भी एक देश के लिए खतरा हो सकता है, राज्य समाज के लिए खतरा हो सकता है। ज़रा सोचिए कि एक व्यक्ति के पास अगर हम कुछ लिखा हुआ देते हैं और वह पढ़ नहीं पाता है, तो कहीं गलत जगह वह हस्ताक्षर कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अगर वह पढ़ा लिखा ना हो तो वो किसी की बातों में आसानी से आ सकता है, उसे बहलाना आसान हो जाता है, और वो देश की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, खतरा उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा के साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने आप आ जाती है। शिक्षा ज्ञान का मार्ग खोलता है। हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए पढ़ने लिखने के साधन जुटाए जाएं। साथ ही बच्चे जो आसपास के विद्यालयों में नहीं जा पाते, उनके नामांकन, और नामांकन के बाद जो छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि मंदता या छीजन, इस वजह को कम करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं चलाई गई है। ये तो अपने देश की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे अपने देश में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपने देश, अपने समाज के लिए एक धन के रूप में होता है, एक संसाधन के रूप में होता है, जो कि मानव संसाधन कहलाता है। मानव के अधिकार, हम मानव के रूप में हैं, तो हमें अपने जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है। हर देश में यह सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मानव अधिकारों की घोषणा की है, लेकिन चूंकि वहाँ तानाशाही का एक हल्का स्वरूप या भारी स्वरूप पाया जाता है, तो ऐसे में मानव अधिकार जो हैं वह उचित रूप से लागू नहीं हो पाते। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, रोजगार पाने का
अधिकार, इस तरह के जो भी अधिकार हैं, हमें अपनी बात रखने का अधिकार, तो जब हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे कह सकते हैं कि हमारे नागरिक मानव अधिकारों के साथ साथ नागरिक अधिकारों का भी उल्लंघन है और यह असंतोष को पैदा करता है। ऐसे में किसी देश समाज में आंतरिक विद्रोह की घटना हो सकती है जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है। हमने पिछले अध्याय में, जिस अध्याय में हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे थे, उसमें हमने मानव अधिकारों से संबंधित 2 स्वयंसेवी संगठनों की बात की थी। ये स्वयंसेवी संगठन खुद ब खुद किसी भी घटना को अपने ज्ञान में लाते हैं, अपने संज्ञान में लाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। तो मानव अधिकार भी सुरक्षा के लिए एक कह सकते हैं कि नए खतरे के रूप में है। इसके बाद है कि देश से पलायन और पर्यावरण प्रदूषण। मानव अधिकार जो हैं वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और अगर यह खतरे में आता है तो हमारे देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं देश से पलायन। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जहां की अपने देश को लोग असुरक्षित समझने लगें। यह दृश्य वर्तमान में भी कई देशों में देखा जा रहा है। सीरिया जैसे देशों से पलायन हो रहा है। हमारे बगल में बांग्लादेश से लोग पलायन करके हमारे अपने भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। कुछ ऐसे देश, अभी यूक्रेन में जो और रूस में जो झगड़ा हो रहा है, तो उस वजह से भी यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों से लोग पलायन कर गए। फिलिस्तीन में जो गाजा का इलाका है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो यह एक खतरे की घंटी है। जहाँ से जब किसी देश से लोग पलायन करने लगते हैं, इसका अर्थ है कि देश की आंतरिक व्यवस्था सही नहीं है। और एक जो ताज़ा तरीन मसला है पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा, वह है पर्यावरण प्रदूषण का। तो पर्यावरण प्रदूषण हम सभी जानते हैं, जल में, मिट्टी में, हवा में, हर जगह फैला हुआ है। ज़रूरत है इस प्रदूषण को कम करने की। अभी तक स्थितियां ऐसी है कि हम इस प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है या फिर ई कचरा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बनने से जो कचरा उत्पन्न हो रहा है, यह कई विकिरणों को भी पैदा करता है जो कि घातक होता है। साथ ही साथ हवा में अगर प्रदूषण है तो हवा किसी स्थानीय प्रदूषण के कारक जो हैं वह स्थानीय स्वरूप में भले हों, लेकिन हवा में घुलकर वो बहुत दूर तक जाते हैं। साथ ही जल प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है, यानी कि उस खाने को हम खाते हैं, हमें अगर कोई मांसाहारी जानवर खा लेता है या किसी शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर खाता है, तो ये जो कण हैं, रासायनिक कण, उनके पेट तक भी पहुंच जाता है और उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। पर्यावरण प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी, कैंसर जैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं और यह मानव संसाधन को सीमित करता है, यानी कि एक खतरे को उत्पन्न करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमने क्या रखा है। सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है, तो इसके तहत 2 तरह की सुरक्षा की बात की जाती है। पहली है बाह्य सुरक्षा, दूसरी है आंतरिक सुरक्षा। तो हमने कुछ मसलों पर अभी जो बातचीत की, बाह्य सुरक्षा में आ जाता है कि किसी देश के आक्रमण से सुरक्षा, और एक इसे भी हम रख सकते हैं पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा को, क्योंकि अगर दूसरे देश में हमसे लगे हुए जिन देशों की सीमा है वहाँ अगर प्रदूषित होता है जल, हवा, मिट्टी, उसका असर जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं लगी हुई है वहाँ तक भी आ जाता है। बाह्य सुरक्षा के रूप में हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। स्टार वॉर्स यानी कि नक्षत्र वार, ये शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा था कि भविष्य में स्टार वॉर होंगे, यानी कि नक्षत्रों का युद्ध होगा। अंतरिक्ष में जिस तरह जाने की होड़ मची हुई है, उसे पर्यटन बनाने की होड़ मची हुई है,
अब वहाँ भी कचरे पाए जाने लगे हैं। और जितने भी सैटेलाइट जा रहे हैं उसमें कई जासूसी के काम में भी लगे होते हैं, कई मानव के हितकारी कार्यों के लिए लगे होते हैं। तो सुरक्षा के एक खतरे के रूप में हम इस स्वरूप को भी देखते हैं। साथ ही हमारे विरोधी देशों का जब गठबंधन होता है, जब वो हमारे विरोध में काम करने लगते हैं, एक ये सिद्धांत भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इस तरह से जो गठबंधन बनाए जाते हैं, यानी कि हमारे दुश्मन देशों का या विरोधी देशों का, यह हमारे लिए बेहद नुकसानदायक होता है। और इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा की बात। आंतरिक सुरक्षा में अभी अभी हमने तुरंत बात की है, वह गरीबी का मसला हो सकता है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का मसला हो सकता है। आंतरिक रूप से असंतोष, अगर दो राज्यों में, दो समुदायों में विवाद है, अंतर धार्मिक विवाद है, यानी कि दो धर्मों के बीच विवाद है, अंतर जातीय विवाद है, दो जाति के बीच विवाद है, या कई जातियों के बीच विवाद है। इसके साथ अगर कई बार रोजगार की कमी भी असंतोष का कारण बन जाती है। इस तरह कई मुद्दों को हम आंतरिक विद्रोह के रूप में रख सकते हैं। हम अपने देश का उदाहरण दें, हाल ही में मणिपुर की घटना देखी, उसके पहले मिजोरम में आंतरिक विद्रोह दिखा करता था। साथ ही साथ असम में उल्फा नामक संगठन है जो कि आंतरिक विद्रोह में सहायक। उससे भी थोड़ा आगे जाते हैं तो हम माओवादियों को भी आंतरिक विद्रोही के रूप में पाते हैं, जो कि हमारी शासन व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अगला बिंदु है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तो सुरक्षा के पारंपरिक 3 तरीके माने गए हैं। एक तो युद्ध, दूसरा समझौते, जो जिस देश के साथ हमें परेशानी है हम उसके साथ समझौते करें। तीसरा कि समझौते करने के बाद अगर एक देश मुकर जाता है तो हम आक्रमण के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, या हम उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करें। तो ऐसा हम अपने आप को, अपने संसाधनों को मजबूत करके कर सकते हैं। अगला बिंदु है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो हम अपनी सुरक्षा अन्य देशों के साथ, खासकर उन देशों के साथ भी जो कि हमारे लिए खतरे के रूप में है, दुश्मन के रूप में है, तो हम उनके साथ व्यापार को बढ़ाकर करते हैं, उनके यहाँ से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाकर करते हैं। ऐसे खेल जो दोनों देश साथ में खेलते हों, एक दूसरे के यहाँ उसका आयोजन करते हैं, प्रतिनिधि मंडल को बुला सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। बातचीत रोकने की बजाय हम उस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के देशों में पर्यटन को बढ़ावा देकर कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं यह सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके हैं। और अगले बिंदु में हम देखते हैं कि खतरे के नए स्रोत क्या हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है। मैं पहले सहयोग मूलक सुरक्षा को कहती हूँ। हमने जो सामूहिक सुरक्षा की बात पिछली कक्षा में की थी, सहयोग मूलक सुरक्षा का ये एक स्वरूप है कि आपस में देश जब सहयोग करते हैं, करके किसी मसले का अंत करते हैं या विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब हम दक्षिण एशिया की कक्षा में पढ़ रहे थे तो हमने दक्षेस संगठन के बारे में पढ़ा था, और यह सहयोग मूलक सुरक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। दक्षेस जैसे संगठन, उत्तर पूर्व में है आसियान जैसे संगठन, ये सभी जो संगठन हैं ये सहयोग मूलक सुरक्षा के लिए है। और एक जो बिंदु हमारा रह गया वह है सुरक्षा के लिए ये जो नए खतरे हैं वो क्या हैं। वह आतंकवाद के रूप में है, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में है, जो अभी अभी हमने कहा ई कचरे के रूप में है, साथ ही साथ जो एक देश आर्थिक रूप से जब किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में करना चाहता है या एक तरह से गुलाम बना लेता है, उसकी अर्थव्यवस्था को चरमरा कर उसे अपने काबू में करना चाहता है, यह भी खतरे का एक नया रूप है। इस खतरे को अभी अभी हमने श्रीलंका में देखा है, जहाँ की चीनी कर्जे और परियोजनाओं के तले
वह देश उस देश की अर्थव्यवस्था जिसने कि एशिया में सबसे पहले उदारीकरण को अपनाया था, चरमरा-सी गई है। हम आगे बढ़ते हैं और इन बिंदुओं को देखते हैं। अब हम बच्चों भारत की सुरक्षा रणनीति की बात करेंगे। तो सुरक्षा रणनीति में भारत ने किन मुद्दों को रखा है, इन तीनों ही मुद्दों को अभी हमने सुरक्षा के संबंध में पिछली स्लाइड में बात की है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि हम अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाएं। दूसरा, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, यानी कि जो हमारे सुरक्षा हित हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानकर और जो संस्थाएं जिनके हम सदस्य हैं उन संस्थाओं के को मजबूत करके, जो हम दक्षेस के सदस्य हैं, G20 के सदस्य हैं, इन संस्थाओं को मजबूत कर अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और देश की अंदरूनी सुरक्षा से निपटने की तैयारी, जो देश के आंतरिक मुद्दे हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उनसे बातचीत कर, उनके साथ बल प्रयोग कर या उनका उन्मूलन कर हम इस सुरक्षा से हम इन खतरों से निपट सकते हैं। तो और आगे हम देखेंगे कि सुरक्षा रणनीति के तहत और कौन से मुद्दे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के विकास से संबंध कुछ चुनौतियों की बात हम करेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, आती हैं। राजनीतिक संकोच, यह सबसे अधिक देखा जाता है। हर राजनीतिक सत्ता को यह पता होता है कि हमारे देश में सुरक्षा की क्या स्थिति है, लेकिन वह निर्णय लेने में संकोच का अनुभव करते हैं। सरकारें अपनी सुरक्षा रणनीतियों को लिखित रूप प्रदान करने के प्रति अनिच्छुक रही है। क्यों अनिच्छुक रहती है? उन्हें लगता है कि अगर वह किसी एक का पक्ष लेंगे या कुछ कड़े निर्णय लेंगे तो उनका जो मत प्रतिशत है, यानी जो उनके वोटर हैं, वो प्रभावित होंगे और अपनी विचारधारा के आधार पर भी वो कड़े निर्णय लेने में असफल रहते हैं। ऐसा संभवतः प्रतिबद्धता के दबाव, संभावित आलोचना या निर्णय लेने में कठोरता से संबंध चिंताओं के कारण है। हमने अभी यही बात की। एनएसएस के तत्वों, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के तत्वों और प्राथमिकताओं पर राजनीतिक सहमति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा की बातें हैं, तो उनके जो तत्व हैं और उन्होंने चूँकि सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें राजनीतिक सहमति प्राप्त हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यह एक कठिन कार्य बनकर रह गया है। इसलिए भी रह गया है कि कई राजनीतिक दल हैं जिनकी विचारधारा अलग है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके दृष्टिकोण अलग हैं। कोई सैन्य विहीन राज्य की कल्पना करता है, तो कोई जो दल है वह राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। ऐसे में सहमति के रास्ते नहीं बन पाते हैं। अगला बिंदु है कानूनी ढांचा। यह सुनिश्चित करना कि एनएसएस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घरेलू कानूनों सहित मौजूदा कानूनी ढांचे का अनुपालन करे आवश्यक तो है, लेकिन यह जटिल सिद्ध हो सकता है। चूँकि एनएसएस सुरक्षा से संबंधित मसलों पर अपनी राय देता रहा है, तो घरेलू कानूनों पर यह उसका अनुपालन करे ये कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि घरेलू कानून जो हैं वह कई बार उसके अपने अवधारणाओं से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका अनुपालन जटिल यानी कि कठिन हो जाता है। संसाधन आवंटन, एनएसएस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय और मानव दोनों आवश्यक संसाधनों का आवंटन भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर तब जब बजट के लिए प्रतिस्पर्धी मांगे होती है। बच्चों, जो संसाधन का आवंटन होता है तो बजट में सुरक्षा के लिए आवंटन किया जाता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अलग अलग विभागों के लिए आवंटन होता है। तो जब सुरक्षा का मसला आता है तो बाह्य सुरक्षा के मसले पर तो आवंटन हो जाता है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मसले पर इसे हल्के स्वरूप में लेते हैं। चूँकि भारत एक
बहुत बड़ा देश है। तो इस इतने बड़े देश में या प्राचीन काल में भी किसी देश में हमेशा शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था उन्नत नहीं होती। वहाँ खतरे होते हैं, वहाँ अपराध भी होते हैं। देखा ये जाता है कि उस पर कार्रवाई कितनी जल्दी की जाती है। तो ऐसे में अगर किसी संस्था के पास वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो वह नाम की एक केवल संस्था होगी। उसे छोटी छोटी बातों के लिए धन की ज़रूरत होती है और उसके लिए उसे सरकार शासन का मुंह देखना होता है और बजट के जो उसे बजट मिलता है उसी में उसे चलना भी होता है। तो उसके पास अगर पर्याप्त धन नहीं होगा तो ऐसे में वह सत्ताधारी दल की हाँ में हाँ मिलाने को बाध्य हो जाता है और कई बार उसे मानव संसाधन भी उतने उचित रूप में प्राप्त नहीं होते जो कि उसे अपनी कार्रवाई में सक्षम बनाए। चूँकि वित्तीय क्षेत्र में उसे कमी रहेगी तो वह अपने मानव संसाधन को भी पर्याप्त जो मानदेय है वो नहीं दे पाते हैं या वेतन नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उनके पास योग्य मानव संसाधनों की कमी हो जाती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के पृथक दृष्टिकोण। रक्षा मंत्रालय और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके भीतर नौकरशाही की जो व्यवस्था है वह औपचारिक रूप से एनएसएस के संबंध में अलग अलग राय मौजूद हो सकती है। तो यहाँ वैचारिक भिन्नता की बात है, जहाँ एनएसएस के जो विचार हैं उससे सरकारी एजेंसियां और रक्षा मंत्रालय जो कि एक सुरक्षा के संबंध में एक मंत्रालय ही है, एनएसएस से उनके विचार भिन्न हो जाते हैं। ऐसे में इसे अपने कार्य को करने में अंजाम देने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदलते खतरे का परिदृश्य, साइबर खतरे, आतंकवाद, गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एनएसएस अभी तक अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया है, अपडेट नहीं कर पाया है। वर्तमान में आप अगर अखबारों में देखते होंगे या फिर समाचारों में सुनते होंगे कि हर दिन साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है, या कहीं बम विस्फोट की घटना सुनी, या कहीं गोली बारूद की घटना सुनी, आतंक की घटना सुनी। कुछ और ऐसी चुनौतियां हैं जिस वजह से झगड़े होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। साइबर क्राइम एक बेहद खतरनाक स्वरूप है, खासकर जो इस साइबर क्राइम के कारण वित्तीय घपले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ निजी जो व्यक्ति की निजी जानकारियां हैं वह आम हो रही है, डाटा लीक होते जा रहे हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए एनएसएस को अपने आप को अपडेट करना होगा, तभी वह प्रासंगिक हो पाएगा। प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण को अपनाया है, जहां एक सक्रिय एवं व्यापक रणनीति के बजाय सुरक्षा चुनौतियों के उत्पन्न होने पर उन्हें संबोधित करते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हमने सत्य अहिंसा की नीति को अपनाया था और ये भी माना था कि जब हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारा नुकसान नहीं करेंगे। मगर वास्तविकता में ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती है। यह देखा जाता है कि सामने वाले की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में भारत को एक जो कहते हैं रक्षात्मक दृष्टिकोण न अपनाकर आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यही इस बिंदु का इस बिंदु की मुख्य बात थी। और बच्चों, अभी हमने भारत की सुरक्षा रणनीतियों के संबंध में जो समस्याएं हैं उस पर बातचीत की और इस कक्षा को हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।